दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में ये एक आप समझिए एक किला है, एक दीवार है हरियाणा। तो हरियाणा की दीवार को हरियाणा की जनता ने टूटने नहीं दिया। वो एक ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस का कैंडिडेट पूरी तरह संसाधन युक्त था, भाजपा का प्रत्याशी संसाधनहीन था। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी उसके गले में लटकी पड़ी थी, प्रत्याशी चेंज हो चुका था, उसके बावजूद भाजपा वहां से जीत गया था। लेकिन बाहर लेट जाती है, यानी कि आती है और चली जाती है। तो ये नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की माननीय राहुल गांधी जी ने, ये मुझे लगता है कि प्रदीप सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी उतर गया। तो बीजेपी ने न सिर्फ नॉन जाट वोटर्स को साधा, बल्कि जाट वोटों के गढ़ों में भी उन्होंने सेंध लगाई और 9 ऐसी जाट और सीटें हैं जो कि भाजपा ने कांग्रेस से छीनी है। नमस्कार, मतपत्र न्यूज के इस चर्चा मंच पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रदीप। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव के नतीजों की। तो जैसे कि हरियाणा का चुनाव बहुत टाइम से एक हॉट टॉपिक बना हुआ था, और क्यों ना हो, जनरल इलेक्शंस के बाद ये पहले ऐसे चुनाव हैं जो होने वाले थे और देश विदेश सबकी नजरें इस पे टिकी हुई थी। और देखा जाए तो सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सबने कहा था कि भैया बीजेपी का सुपड़ा साफ है और सबने कांग्रेस को जिताया। सारे एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को कम से कम 45 सीटें दी थी और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 35 सीटें दी थी। बट आज के रिजल्ट के बाद ये देखा गया कि ये सिचुएशन पलट गई। बीजेपी 50 पे आगे हुई और कांग्रेस 35 पे निपट गई। तो ये क्या हुआ? तो आज की ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं दुष्यंत चोपड़ा, जो हमें समझाएंगे कि अगर ये एग्जिट पोल चूके तो कैसे चूके और क्यों चूके, और साथ के साथ जो बीजेपी का ये रिजल्ट आया तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे। ओवर टू यू सर। प्रतीक, हमने 2 दिन पहले ही जब एग्जिट पोल आए थे तब इसी मंच पर, मतपत्र के मंच पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तब मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की थी कि ये जो नतीजे बता रहे हैं एग्जिट पोल वाले, और एक नहीं सभी चैनल्स ने जो नतीजे बताए हैं, तो मेरा अपना ये मानना था कि ये नतीजे जो हैं ये सच्चाई से दूर हैं। ये जो आकलन है, ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये सच्चाई से दूर हैं। उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ कारण भी दिए थे और कुछ ऐसे आप देखिए कि आज जो नतीजे आए हैं, आज उन्हीं कारणों के ऊपर, जिन तर्कों के ऊपर मैंने उस दिन बात की थी कि कहां पर ये एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी चुकी हैं, वो वहीं चुकी हैं। ये नतीजे वही बता रहे हैं जिन मुद्दों को मैंने उस दिन के वीडियो में उठाया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो इस वीडियो की डिटेल में आप उसका लिंक जरूर दीजिएगा, और मैं आप सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि मेरे पिछले वाले वीडियो को भी आप जरूर देखिए। उसका लिंक इसके साथ में डिटेल बॉक्स में होगा, तो आप उसमें देखिए। मैंने जब ये सारे जितने भी वो आ रहे थे एग्जिट पोल्स, तो एग्जिट पोल्स देखने के बाद मेरी जब नजर उनके आंकड़ों पर गई तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने वहां का जो मेन मुद्दा था उसको उन्होंने टच ही नहीं किया था। ये पूरा का पूरा इलेक्शन जाट वर्सेस नॉन जाट था। बिल्कुल सही। बीजेपी ने बहुत स्मार्टली खेला। उसने बाकी सब चीजों को, बाकी जब जाट और वर्सेस नॉन जाट की आप बात करें तो आपने बीजेपी ने उनको गोलबंदी जिसको कहते हैं मजबूती से करके रखी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो कि एग्जिट पोल में नहीं पढ़ी जा सकी वो थी ओबीसी फैक्टर। ओबीसी वोटर्स की जो चुप्पी थी, उस चुप्पी को कोई भी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी पकड़ नहीं पाई। मैंने उसी बात को जब अपना पिछला वीडियो था उसके अंदर भी रखा था कि जो जाट कम्युनिटी के जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो भले ही जिला स्तर के थे या प्रदेश स्तर के थे, उन्होंने विभिन्न मंचों से सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से निम्न जाति के लोगों को जाति सूचक शब्दों के साथ धकियाया, उनको धमकाया और उनको पूरी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की, उस चीज का एक अंडर करंट था। और ये नतीजे उस अंडर करंट को ही परिलक्षित कर रहे हैं, जिसको कि वो
पोलस्टर्स जिन्होंने की एग्जिट पोल किया था वो पकड़ नहीं पाए प्रतीक, मेरा अपना ही मानना है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। और साथ में जैसे आपने दो फैक्टर्स की बात की, एक तो जाट वर्सेस नॉन जाट, और दूसरा फैक्टर था जो ओबीसी वोट था, जो साइलेंट वोटर्स की जो आपने बात की थी पिछले वीडियो में, तो वो सारे वोटर्स बहुत खुल के सामने आए और शायद नतीजों को देखते हुए ये एहसास होता है कि सारे के सारे साइलेंट वोटर्स ने एक ही जगह वोटिंग कर दी। चलिए, ये दो फैक्टर्स की तो हमने बात की, पर क्या कुछ ऐसा फैक्टर भी था जैसे इन फाइटिंग अमंग कांग्रेस के भी शायद 3 से 4 पक्ष बन गए थे, एक हुड्डा जी का पक्ष, एक शैलजा जी का पक्ष और साथ में सुरजेवाला जी का पक्ष। तो क्या इस फैक्टर ने भी कुछ रिजल्ट के जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, क्या उस पर कुछ इफेक्ट डाला है इन सारे फैक्टर्स ने? देखिए क्या है कि अगर आप इन फाइटिंग की बात करेंगे या रिबल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो इस फैक्टर से केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी जूझ रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपना जो डैमेज कंट्रोल था वो बहुत इफेक्टिवली किया। उसके पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स है जो कि रेबल्स के पास गए, उनको समझाया बुझाया, कुछ रेबल्स को बिठा दिया और यहां तक कि कुछ रेबल्स को बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली खड़े किए, इस तरह से खड़े किए कि जो कि चुनाव नतीजों को प्रभावित करें और भाजपा के फेवर में वो चुनाव के नतीजे आ सके। इस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिकली उस मूव को किया था। दूसरा, जहां तक आपने बात करी कि हुड्डा फैक्टर, शैलजा फैक्टर, सुरजेवाला फैक्टर, तो अगर आप हुड्डा फैक्टर की बात करें तो हुड्डा, ये चुनाव नतीजे जो बता रहे हैं कि हुड्डा फैक्टर पूरी तरह से जो उन्होंने जाटों के ऊपर निर्भर होकर या जाटवाद को या जाटिज्म को लेकर जो उन्होंने इस चुनाव की पूरी परिकल्पना करी, सीटों का टिकटों का वितरण किया, वो उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। उसका कारण ये है कि बीजेपी ने इस बार जो जाटों के गढ़ों में जो सेंध लगाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बीजेपी ने इस चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट बनाया, ओबीसी ने अपना खेल किया। लेकिन जैसे मैं आंकड़े कुछ इकट्ठा कर रखे हैं तो बीजेपी ने न सिर्फ नॉन जाट वोटर्स को साधा बल्कि जाट वोटों के गढ़ों में भी उन्होंने सेंध लगाई और 9 ऐसी जाट बहुल सीटें हैं जो कि भाजपा ने कांग्रेस से छीनी है। और अगर आप बात करें जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस की पिछली बार 30 सीटें थी, इस बार वो 50% सीटें अपनी रिटेन सीटें जो थी हार गए, ठीक है, और 19 सीटें उन्होंने नहीं जीत ली, वो 35 पर पहुंच गए। अगर आप भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 22 नई सीटें जीती हैं और अपनी पुरानी 40 में से 28 सीटें बचाई हैं। 28 सीटें बचाने का मतलब 70% का रिटेंशन 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप उस सीट टू सीट मैपिंग को देखिए, आप सीट टू सीट कैलकुलेशन को देखिए। मैंने अपने उस वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था भवानी खेड़ा की सीट का। भवानी खेड़ा अपने आप में एक केस स्टडी है, मैं ये कहूंगा केस स्टडी है। केस स्टडी इसलिए कि भवानी खेड़ा से कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट दी वो प्रत्याशी एक वीआईपी प्रत्याशी था, क्योंकि वो माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर्स में से 3 में से एक है, गांधी परिवार को बिलोंग करती है, प्रदीप नरवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके बहुत नजदीकी हैं। उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और भाजपा का कैंडिडेट जो था वो बहुत संसाधनहीन था। जब दृष्टिकोण मीडिया की टीम ने जब विभिन्न सीटों पर हम लोग आकलन कर रहे थे, जब वहां की सीट का हम लोगों ने आकलन किया तो अधिकांश लोगों ने जो रिस्पांस दिया, भले वो जाटों के काम थे, भले वो हमारे रिस्पोंडेंट्स में ओबीसी फैक्टर था, उन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जो रिस्पॉन्स दृष्टिकोण मीडिया को भी दिया वो यही किया कि वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हमने एग्जिट पोल नहीं किया था, हमने जो चुनाव के दौरान जो सर्वे हम लोगों ने किया, जनता की राय जानने की कोशिश की, तो वहां पर जाटों ने एन ब्लॉक वोट देने की बात कही, लेकिन उसके बाद ओबीसी ने भी दबे स्वरों में कहा। हालांकि हमारी टीम की कुछ सदस्य ऐसी थी जिन्होंने इस बात को भांपा भी, उन्होंने कहा
सर डीसी सर ओबीसी फैक्टर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पूछा क्या करें, वो बोल तो रहे हैं कांग्रेस ही कि हम कांग्रेस के प्रदीप नरवाल को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो मंत्री बन सकते हैं और उनका मंत्री बनना तय है, तो स्वाभाविक रूप से कोई वोटर चाहेगा कि वो एक मंत्री को वोट दे। लेकिन उस ओबीसी वोटर ने शायद कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर अपना दिमाग बदला और उन्होंने प्रदीप नरवाल की जगह भाजपा को वोट दिया। तो वो एक ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस का कैंडिडेट पूरी तरह संसाधन युक्त था, भाजपा का प्रत्याशी संसाधनहीन था, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी उसके गले में लटकी पड़ी थी, प्रत्याशी चेंज हो चुका था, उसके बावजूद भाजपा वहां से जीतकर आई। ये अपने आप में एक केस स्टडी है। दूसरी, अगर 9 सीटें भाजपा ने जाटों के गढ़ों में जीती भी हैं, तो भाजपा के जो 2 मेन अपने जाट प्रत्याशी थे, भले वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश धनखड़ जी हों और भले भाजपा के एक और कद्दावर जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु हो। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल सीट से हार जाते हैं और ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो बादली सीट से हार जाते हैं, जबकि ये दोनों सीटें जाट बहुल सीटें हैं। और बावजूद इसके कि जबकि बादली में जो गुलिया खाप के जो अजीत जीते जो खड़ा हुआ, उसने भी अच्छे खासे वोट लिए, उसके बावजूद भी वो उस सीट से हारे। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल जब आप इस चीज को स्टडी करेंगे, मैन्युअली स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि हरियाणा की जनता ने जाट नॉन जाट फैक्टर में ना सिर्फ बीजेपी को जीत दी, बल्कि जाटों के गढ़ों में भी बीजेपी को जीत दिलवाई। लेकिन वो नए चेहरे थे, भाजपा के जो पुराने और परखे हुए चेहरे थे, जो जाट लीडर्स के रूप में उभर सकते थे, उन लीडर्स को बहुत स्ट्रेटेजिक रहे, उन लीडर्स को हरियाणा की जनता ने नकार दिया और भाजपा को ये बात पता थी। इसलिए अब वो आप जो हुड्डा और शैलजा फैक्टर की बात कर रहे थे, एक बार फिर से उस पर मैं लौट कर आता हूं, थोड़ा विषय लंबा हो गया, आपका वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन ये विषय ऐसा है कि इस पर कम बोला नहीं जा सकता। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, हर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा आती है, ठीक है। 5 सीटें भाजपा के पास थी, 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस ने जीती 2024 के चुनाव में। अगर आप कांग्रेस के 2 बड़े लीडर्स, क्योंकि सुरजेवाला तो राज्यसभा में है, जिनका भी आपने जिक्र किया कि सुरजेवाला फैक्टर, शैलजा फैक्टर और हुड्डा फैक्टर, तो कांग्रेस के अगर आप वो 2 दिग्गजों की आप चर्चा करें, तो रोहतक के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उनके अंदर जो 9 सीटें आती हैं, उन 9 सीटों में से 7 सीटों पर 6+1 6 प्रत्याशी कांग्रेस के निर्दलीय, वो वहां से जीते हैं और भाजपा को केवल 2 सीटें मिली हैं। यानी कम से कम वो अपनी लोकसभा का गढ़ बचाने में दीपेंद्र हुड्डा कामयाब रहे। ऐसी अगर आप कुमारी शैलजा की बात करें, तो कुमारी शैलजा जो है, उन्होंने भी सिरसा सीट से अपना किला जो था बिल्कुल ठीक रखा। वहां पर 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 2 सीटें आईएनएलडी को जो मिली है वो आईएनएलडी को मिलनी ही थी, क्योंकि वो बिल्कुल चौटाला परिवार का पूरा गढ़ है, तो 2 सीटें उनके पास जानी ही जानी थी, ठीक है जी। 1 सीट वहां पर केवल मिली है, सिरसा में केवल 1 सीट मिली है बीजेपी को। तो दूसरी अगर आप सीटों की अगर आप बात करें, जैसे अंबाला में वरुण चौधरी 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, 3 बीजेपी में जीती, लेकिन कौन लोग अपने किला नहीं बचा पाए, अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए? सोनीपत से सतपाल, जहां 9 में से केवल 2 सीटें कांग्रेस को मिली, 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली। ऐसे अगर आप ले अपना एक और इनकी सीट थी हिसार की, जयप्रकाश, जो कि हुड्डा जी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, हिसार की लोकसभा सीट में भी जयप्रकाश जी जो उनके सांसद हैं, वो भी अपने क्षेत्र में केवल 2 सीटें ही कांग्रेस को बचाने में कामयाब हुए। 6+1 यानी 6 सीटें जीती बीजेपी ने, एक जो रेबल अपना हिसार वाली सीट जिंदा, वो वाली सीट भाजपा ने जीती। इसी तरह अगर आप भाजपा के 5 सांसदों की बात करोगे प्रतीक, तो आप देखिए भाजपा के एक केवल कुरुक्षेत्र के नवीन जिंदल को छोड़ दीजिए, जिनकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में केवल 3 में भाजपा जीती, 6 में भाजपा हारी, बाकी सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो मनोहर लाल खट्टर, जिनका बहुत विरोध था, लोगों का मानना था कि खट्टर जी को हटाना एक बहुत बढ़िया रणनीति रही, नो डाउट बहुत बढ़िया रणनीति रही,
जो भी रहा, लेकिन बावजूद हर विरोध के उनकी लोकसभा में आने वाली 9 की 9 विधानसभाएं वो बीजेपी ने जीती हैं। वहीं भिवानी में महेंद्रगढ़ की बात करें तो धर्मवीर चौधरी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 8 सीटें जितवाई। अगर आप फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो उन्होंने 7 सीटें जितवाई। अगर आप गुड़गांव की बात करें राव इंद्रजीत जी की, तो उन्होंने 9 में से 6 सीटें भाजपा को जितवाई, 3 सीटें। लेकिन यहां पर एक बात और भी है राव साहब की, जितना भी अहीरवाल की 11-12 सीटें थी उसमें जो भाजपा को बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिली है, तो उस कामयाबी में नो डाउट राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की आप बात करोगे, दीपेंद्र हुड्डा है या कुमारी शैलजा है, वो सारी चीजें नगण्य हो गई, नलीफाई हो गई, जिस तरह से कि वहां के वोटिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप नजर डालोगे तो सर मतलब देखा जाए तो जैसे जो ट्रेंड बन गया था 2024 के चुनावों के बाद, जो जनरल इलेक्शन हुए, तो उसके बाद कांग्रेस एक हद तक अपना एक नैरेटिव स्थापित करने में कामयाब हुई। वो नैरेटिव था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी या बीजेपी यूथ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए कुछ नहीं कर रही। तो जो एक नैरेटिव उन्होंने जनरल इलेक्शन में स्थापित किया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला, पर क्या ये बोला जा सकता है कि वो नैरेटिव वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है? जो फायदा नैरेटिव उन्हें देता था वो फायदा अब नहीं दिया, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे कुछ कांग्रेस के, जो लोकसभा सीट को जीते, पर वो विधानसभा सीट अपनी नहीं भजा पाई। पर बीजेपी चाहे जो अपनी लोकसभा सीटें जीती थी, उसने अपनी सारी की सारी विधानसभा सीटें भजा ली। और हमने मतलब काफी क्लोजली ये चुनाव स्टडी किया, मैंने रैलीज देखी, हमारी न्यूज की टीम ने काफी घूमा और हर चीज की, तो हमने भी ये पाया कि जैसे क्या क्या हुआ कि कांग्रेस के जो चुनावी रैलियां होती थी उसमें राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आई, खड़गे जी ने अपनी कुछ बात कही, पर वो अपना 2024 लोकसभा चुनाव का ही जो वो बात तब कह रहे थे वो अब रिपीट कर रहे हैं। पर जबकि बीजेपी ने अपनी स्थिति सुधारी, जो बातें कांग्रेस वो वहां पे बोलती थी, बीजेपी ने उसका उत्तर दिया। जैसे अग्निवीर को कि भैया एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम इतने राशि का लोन देंगे, और साथ में कि भैया आरक्षण को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मतलब ये ऐसे जो नैरेटिव स्थापित हुए थे कांग्रेस के फेवर में, वो क्या थोड़ा आपको मतलब वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? प्रदीप, आपने बहुत अच्छी और बात कही और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इस चुनाव में इस विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन आपकी बात का मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा, बहुत जल्दी में दूंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली चीज तो ये है कि जहां कांग्रेस की बड़ी रैलियों की बात करी जाए तो कांग्रेस बड़ी रैलियों के नाम पर केवल 30 से 35 रैलियां, बड़ी रैलियां कर पाई थी पूरे चुनाव में। वहीं अगर आप भाजपा की रैलियों की बात करें तो भाजपा ने 150 के लगभग बड़ी रैलियां करी, तो बहुत बड़ा अंतर था। दूसरा, अगर कांग्रेस की रैलियों की बात करें तो राहुल गांधी, मैंने नोट करके रखा हुआ, राहुल गांधी ने 4 रैलियां करी, ठीक है, और 2 रोड शो की। प्रियंका गांधी जी ने 2 रैली करी और 1 रोड शो किया, वो भी 1 रोड शो वो था जो कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ कॉमन किया। इसके अलावा खड़गे जी ने 2 रैली करी, तो यानी 4, 2, 6 और 2, 8 जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं उनके नाम पर केवल 8 रैली, ठीक है। अशोक गहलोत भी आए, सचिन पायलट भी आए, बाकी और बड़े नेता भी आए, लेकिन जो एक बैटरी ऑफ लीडर्स बीजेपी के पास है, बीजेपी की 150 रैली की अगर आप बात करें तो ये नहीं कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ने सबको निपटा दिया ना। मोदी जी ने कुल 4 रैली करी, अमित शाह ने 10 रैली करी और योगी जी ने 6 रैली करी। इसके अलावा उनके आप देखें, शिवराज सिंह चौहान आए, धर्मेंद्र चौहान आए, हिमंत शर्मा आए, सभी लोग, पीयूष गोयल आए, जितने उनके बड़े लीडर थे, धर्मेंद्र प्रधान ने रैलियां करी, जितने उनके बड़े लीडर थे उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। तो उन रैलियों का बिल्कुल असर होता है, पब्लिक सुनने जाती है और पब्लिक को अगर कोई बात क्लिक करती है तो ऑब्वियसली वोटों में भी तब्दील होती है। ये तो हो गई एक बात रैली की। दूसरा, आपने जिस नैरेटिव की बात की, नैरेटिव के जहां तक बात है
कि 2024 में जो नैरेटिव बिल्कुल उफान पर था, मतलब एक हाई पिच पर ले गए थे राहुल गांधी जी, कि जब उन्होंने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये वाली बात बार बार बोली और बारंबार बोली, हर मंच से बोली। उस समय पर भी अगर आप देखेंगे तो वो इन दोनों बातों को अगर आप कहें तो अगर वो यूपी में उसने असर दिखाया, राजस्थान में असर दिखाया, महाराष्ट्र में असर दिखाया, लेकिन इसी यही नैरेटिव उनका उड़ीसा में नहीं चला, बिहार में नहीं चला, जहां दिल्ली में 7 में 7 सिटीज बीजेपी वहां नहीं चला, उत्तराखंड में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, गोवा में नहीं चला। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी इन तीनों स्टेट्स के अंदर, भले वो राजस्थान था, भले वो यूपी रहा हो और भले वो महाराष्ट्र रहा हो, ये 3 जगह जहां पर की भाजपा को ज्यादा, तो उस नैरेटिव ने इन 3 स्टेट्स में तो काम किया, बिल्कुल किया। वो एक बहुत बड़ा कारण था भाजपा की सीटें घटने का अन्य कारकों के साथ। लेकिन जो एक बहुत सीनियर पत्रकार है प्रदीप सिंह जी एक शब्द यूज करते हैं कि ये जो कांग्रेस को कामयाबी मिली 99 सीटों की, या ये जो नैरेटिव चला कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और भाजपा संविधान चेंज कर देगी, ये बाढ़ का पानी है। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ बहुत कुछ बहा के ले जाती है। बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ बहुत सी चीजें, कहीं कोई पेड़ होगा, पौधा होगा, कुछ मिट्टी होगी, कुछ घर होंगे, कुछ बाकी सामान होगा, उनको आपने देखा होगा कि बाढ़ सब आगे ले जाती है। लेकिन बाढ़ ले जाती है, यानी कि आती है और चली जाती है। तो ये नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की माननीय राहुल गांधी जी ने, ये मुझे लगता है कि प्रदीप सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी उतर गया। और हम आज हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, एक और वीडियो में जेएनके पर भी करना चाहिए। दोनों जगह पर भले जेएनके में आज एमसी और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन वहां पर भी भाजपा ने किया है वो अपने आप में डिस्कशन करने लायक है और एक केस स्टडी है। बस जैसे टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है हमें, मैं आपसे जाते जाते बस 2 और सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल ये है कि इसमें मोदी जलवा कैसा रहा? देखिए, मोदी जी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और बीजेपी के सुप्रीमो है, चीफ है, तो कहीं ना कहीं उनका फैक्टर रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी फैक्टर कितना चला हरियाणा चुनाव में? देखिए, क्या होता है कि जब जीत होती है ना, किसी भी पार्टी की जीत होती है, तो उसका श्रेय हमेशा कैप्टन को दिया ही जाता है। ठीक है, अगर संगठन के नाते देखें तो भाजपा के आज जो अध्यक्ष हैं श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, तो ऑब्वियसली उनको एक स्थान पर रखिए और मोदी जी को एक स्थान पर रखिए, तो किसी भी जीत का श्रेय कोई भी मोदी जी को ही देना चाहेगा, नड्डा जी को नहीं देना चाहेगा। और शायद मोदी जी उसके अधिकारी भी हैं। लेकिन इसको अगर आप वाइस वर्सा लें, कांग्रेस की भी जीत होती तो कहा जाता है वो राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी ने जितवा दिया। ठीक है, अब कांग्रेस हार गई तो आप देखिए उसकी विवेचना और विश्लेषण जब भी होगा तो कोई ना कोई उसको ऑन करेगा, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर बात नहीं डालेगा। हुड्डा जी कहेंगे मेरी हार हो गई, शहजा जी कहेंगे मेरी हार हो गई, जो भी वो कहेंगे, जैसा कि हम देखते हैं। हाँ, जैसा भी। तो सिमिलरली बीजेपी के साथ भी है। भले ही बीजेपी बढ़ चढ़ के बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप पूरे नतीजों पर आप आकलन करेंगे तो मैं 3 फैक्टर मेरे को बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं। पहला, एक संगठन के नाते जो भाजपा ने जाट कम्युनिटी के एग्रेशन के अगेंस्ट बाकी सभी जातियों को लामबंद किया, उसने इस चुनाव में बहुत बड़ा असर दिखाया। दूसरा फैक्टर, ओबीसी को जिस तरह से चुनाव के दौरान ही जाट लीडर्स ने, कांग्रेस के जाट लीडर्स ने धमकाना शुरू किया, उससे जो एक अंडर करंट बना, तो ओबीसी फैक्टर जो था वो चुप होकर बैठ गया, मुंह पर उंगली लगा के, और एंड मोमेंट पर जाकर वो बीजेपी को जाकर वोट डाला है। ठीक है। तीसरा फैक्टर, अगर आप
नजर डालें कालका से लेकर सोनीपत तक की, तो जितना भी हाईवे के साथ की सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा आपको जीती हुई नजर आएगी। वो भाजपा की जीत में बहुत बड़ा योगदान है उस फैक्टर का जिसको जीटी रोड भी कहते हैं। डिफरेंट सेक्शंस हैं, देशवाल है, अग्रवाल है, बांगड़ बेल्ट है, वो जीटी बेल्ट है। तो जीटी बेल्ट में भी अंदर की तरफ तो बहुत सीटें आती हैं, लेकिन जो सीटें हाईवे से नहीं हुई आप देखिए उन सीटों पर बीजेपी को आशातीत सफलता मिली है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? और इसके साथ ही जो दिल्ली में जो और मेन रास्ते जो आते हैं, भले गुड़गांव वाला रास्ता आता हो, भले रोहतक वाला रास्ता आता हो, तो उन रास्तों पर जो बॉर्डर हरियाणा का पंजाब के साथ लगता है, जहां पर की किसान बख्तरबंद गाड़ियां जो उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स को इस आशा में कि कांग्रेस की सरकार आ रही है उसको उन्होंने बिल्कुल टैंक का रूप दे रखा था, वो टैंक जो बॉर्डर पर लेकर खड़े हुए हैं, तो वो उस जनता को जो सामने नजर आ रहा था ना कि, और ऊपर से हुड्डा जी ने ये कहा भी कि भाई अगर बिल्कुल उन्होंने मंच से कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो बॉर्डर खुलवा देंगे। तो वो जो बॉर्डर खुलने के बाद की जो एक परिस्थिति जो 26 जनवरी को 2 साल पहले भारत की जनता ने देखा और दिल्ली में रहने वाले तीनों हरियाणा के बॉर्डर वालों ने और हरियाणा के पंजाब में बॉर्डर के आसपास रहने वाले जनता ने देखा और रोता, उसकी वजह से उनके काम धंधे का नुकसान हुआ, उनको एक्सटॉर्शन सहना पड़ा और आवाजाही में दिक्कत हुई, मेडिकल फैसिलिटीज में दिक्कत हुई। तो ये जो सब चीजें झेली तो उस बेल्ट ने बहुत बड़ा समर्थन भाजपा को दिया इस आशा के साथ कि भाई जो तथाकथित किसान बख्तरबंद गाड़ियां लेकर जहां बैठे हैं उनको वहीं बैठा रहने दो। ये जो एक स्पीड ब्रेकर है पंजाब के उन तथाकथित किसान जो कि दिल्ली आकर अनार्की उत्पन्न करना चाहते हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में ये एक आप समझिए एक किला है, एक दीवार है हरियाणा। तो हरियाणा की उस दीवार को हरियाणा की जनता ने टूटने नहीं दिया, क्योंकि हरियाणा की देशभक्त जनता शायद ये नहीं चाहती थी कि पंजाब का या वो तथाकथित किसान तक जो दिल्ली में आकर अनार्की उत्पन्न कर सकता है, लोगों को रोजमर्रा के जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, वो दिल्ली ना पहुंचे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सर आखिरी प्रश्न ये है कि अब जैसे 2 महीनों में हमें पता है महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है और उसके कुछ टाइम बाद दिल्ली में चुनाव है, तो क्या ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट है क्या उस पर प्रभाव डालेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में? देखिए निश्चित रूप से डालेंगे। अगर भाजपा हार जाती है हरियाणा के चुनाव में तब भी उसका असर उसके ऊपर होता। अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में बहुत ही बेकार या अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन करती, यानी कि आशानुरूप प्रदर्शन ना कर पाती, तब भी उसका असर होता। तब एक अलग तरह का असर होता जो कि बीजेपी के लिए और ज्यादा नुकसानदायक होता। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स अगर जबकि भाजपा या हरियाणा में जीत गई है, उसने जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो स्वाभाविक रूप से भारत का देश का किसी भी प्रदेश का मतदाता हो, उसको आप कितना भी कह लीजिए वो किसान है, जवान है, पहलवान है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है। बार बार भारत की जनता ने इस बात को साबित किया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं निश्चित मानकर चल रहा हूं कि जो आपने प्रश्न पूछा वो आने वाले जो चुनाव चाहे झारखंड का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, और भले अगले साल दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा के चुनावों का रिजल्ट उन चुनावों पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। और वो प्रभाव मुझे नहीं लगता है, मेरा अपना ये मानना भाजपा के लिए सकारात्मक होगा। और ये शायद अपने आप में भी एक चर्चा का विषय है जिसके लिए अलग से हमें वीडियो और एक बिल्कुल हमें चर्चा करनी चाहिए। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और एक बैकग्राउंडर के तौर पर मैं प्रतीक से जो जैसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपना लिंक दीजिएगा मेरे पिछले वाले वीडियो का, आप वो वीडियो भी देखिए, तब आप एक चीज निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आज जो ये नतीजे हरियाणा में आए हैं वो क्यों आए हैं,
और ये जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं और सबसे तेज बनने के चक्कर में जो शाम को आकर ये चैनल के ऊपर बैठ जाया करते हैं, वो कहां चूक जाते हैं। इस चीज की आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिलेगी। बाकी हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हम लोग को चर्चा करें और आने वाले झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों पर तो हम लगातार नजर बनाकर रखेंगे ही, और एक सीरीज इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जिसमें कि झारखंड की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने लाएंगे। बहुत बढ़िया। और साथ में बस आज के लिए मेरे दिल से इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। इससे हमें आपका समर्थन मिलता है, जो हमें ग्रो करने के लिए मोटिवेट भी करता है और हेल्प भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।